सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपकी एमजेएस यूनिवर्सिटी बीकानेर के बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और आने वाले समय में एमजेएस से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी यूनिट फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट है आपकी अकशेरुकी जीवों की वर्गीकरण एवं अवधारणा के बारे में बताना है आपको। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट का, पंचजगत वर्गीकरण की संकल्पना का वर्णन कीजिए। यानी कि 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन का क्या संकल्पना है, इसके बारे में आपको बताना है कि पंचजगत वर्गीकरण क्या है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होगा इसका आंसर। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पंचजगत वर्गीकरण की संकल्पना जो है आपकी आर.एच. विटेकर के द्वारा 1970 में दी गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी प्रमुख विशेषता क्या क्या हो जाएगी, तो इसको हम 5 भागों में बांटते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पहला हो जाएगा आपका मोनेरा। मोनेरा में आपकी प्रमुख विशेषता हो जाएगी एक कोशिकी जीव होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, कोशिका भित्ति नहीं होती है इनमें। अगर हम बात करें इसमें असंगठित केंद्रक होता है। इसके अलावा आपके स्वपोषी होते हैं मोनेरा। उदाहरण के लिए आपके हो जाएंगे बैक्टीरिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका प्रोटिस्टा, आपके जो है सेकेंड क्लासिफिकेशन हो जाएगा आपका प्रोटिस्टा, जिसमें आपके एक कोशिकीय जीव होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। इसके अलावा अगर सीलिया पाई जाती है इनमें, पोषण के लिए ये स्वपोषी होते हैं। उदाहरण के लिए आपका अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका फंजाई, तीसरा क्लासिफिकेशन हो जाएगा आपका फंजाई। यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। इसके अलावा एक कोशिकीय भित्ति होती है। इनकी कोशिकाएं जो होती है वो काइटिन, कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है। तो ये पूछ सकते हैं कि फंजाई यानी कि कवक में किस भित्ति की बनी होती है कोशिका, तो यहाँ पर आपको लिखनी हुई होगी काइटिन। ये एक इंपॉर्टेंट आंसर हो जाता है। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें आपके इसके एग्जाम्पल होगा यीस्ट, मशरूम और पेनिसिलियम। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका फोर्थ क्लासिफिकेशन हो जाएगा प्लांटी। तो इसमें आपका यूकैरियोटिक होता है, बहुकोशिकीय होता है। इसके अलावा आपका कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है प्लांटी में, यानी कि प्लांट में जो होती है कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, स्वपोषी होते हैं ये। उदाहरण के लिए आपके ये हो गए ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके एनिमेलिया, तो इसमें यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, कोशिका भित्ति रहित होते हैं। इसके अलावा आपके स्वपोषी होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसका उदाहरण हो जाएगा केचुआ, कीट, मछली, पक्षी, ये सारे हो जाएंगे। तो इसको हम आर.एच. विटेकर द्वारा 5 भागों में विभाजित किया गया था पंचजगत अवधारणा में। तो इसमें आपको देख सकते हैं मोनेरा, प्रोटेस्टा, इसके बाद फंगी, इसके बाद अगर हम बात करें प्लांट, नेक्स्ट अगर हम बात करें एनिमिलिया। तो ये 5 आपको याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है आपका अकशेरुकी जीवों के वर्गीकरण के प्रमुख आधार क्या है, समझाइए। तो अकशेरुकी जीवों के प्रमुख वर्गीकरण के आधार क्या है, इनवर्टिब्रेट के वर्गीकरण का प्रमुख आधार क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें आपको संरचनात्मक आधार हो जाएगा एक हो जाएगा आपका सममिति के आधार पर। इसके बाद अगर हम बात करें आपके तीसरा हो जाएगा सिलोम के आधार पर, और चौथा हो जाएगा आपका खंडीकरण के आधार पर। तो 1 बाय हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा 5वां हो जाएगा आपका संवहन तंत्र के आधार पर। इसके अलावा आपको कंकाल के आधार पर, इसके अलावा आपके जनन के आधार पर, और ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन। तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। 2-4 लाइनें याद कर दोगे, यानी कि आप संरचनात्मक आधार याद कर लो, सिलोम के आधार पर याद कर लो और खंडीकरण के आधार पर याद कर लोगे तो भी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन ये है कि अकशेरुकी जीवों के वर्गीकरण का प्रमुख आधार क्या है, इनवर्टिब्रेट के वर्गीकरण का प्रमुख आधार क्या है। तो पहला आधार हो जाएगा आपका संरचनात्मक आधार, जिसमें आपके एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, शरीर केवल कोशिका से बना होता है, उन्हें हम कहते हैं कोशिकीय स्तर, जिसमें आपके स्पंज यानी कि पोरिफेरा आ जाता है। उत्तकों के स्तर पर यानी कि कोशिका मिलकर उत्तकों का निर्माण करती है, सिलेंड्रेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके अंग यानी कि अंग स्तर, जो उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, आपका हो जाएगा प्लैंटीहेलेंथिस। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका अंग तंत्र स्तर, इसमें आ जाएगा आपका अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। सममिति के आधार पर असममिति की अगर हम बात करें तो शरीर का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें स्पंज, और असममिति क्या होती है, असममिति शरीर को 2 बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता है। यानी कि शरीर को, किसी जीव के शरीर को हम 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। द्विपार्श्व सममिति की अगर हम बात करें तो शरीर को केवल एक समान भागों में बांटा जा सकता है। यानी कि मनुष्य को ले लो तो मनुष्य को केवल 1 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, 2 बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता। अगर हम बात करें रेखीय सममिति की तो शरीर को कई भागों में, बराबर भागों में बांटा जा सकता है। उदाहरण के लिए आपका नाइडेरिया, एकाइनोडर्मेटा। इसके अलावा अगर हम बात करें सिलोम की उपस्थिति के आधार पर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका एसेलोमेटा, जिसमें शरीर को कई आंतरिक गुहा नहीं होती है। उदाहरण के लिए आपका प्लांटीहेलेंथिस।
इसके अलावा अगर हम बात करें सीडियोसोलोमेटा, तो शरीर में गुहा होती है लेकिन मेसोडर्म पूरी तरह विकसित नहीं होती है, उदाहरण के लिए आपका निमेटोडा। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका यूसिलोमेटा, तो इसमें आपका शरीर पूरी तरह सिलोम विकसित होती है। ये इतना लिख दोगे आप काफ़ी है। अकशेरुकी जीवों के प्रमुख वर्गीकरण का आधार ये 3-4 लिख दोगे। एक आप लिख दीजिएगा खंडीकरण क्या होता है, तो खंडीकरण शरीर में कई भागों में विभाजित होता है। इसके अलावा संवहन तंत्र, खुला तंत्र और बंद तंत्र के बारे में आप बता दीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सममिति क्या है, इसके प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। तो सममिति के किसी जीव के शरीर के उस पैटर्न को संदर्भित करता है जिसमें उन समान भागों को विभाजित किया जाता है। आइए देखते हैं इसके प्रकारों को। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हमने पहले भी पढ़ा है असममितता। तो जब किसी जीव के शरीर को किसी भी समतल में समान भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, उसे हम असममितता कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा आपका स्पंज। इनका जो है शरीर नियमित होता है लेकिन इनकी निश्चित आकृति नहीं होती है स्पंज की। रेखीय सममिति, जब किसी केंद्रीय अक्ष के चारों ओर कई समतलों में समान भागों में विभाजित किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं रेखीय सममिति। अगर हम ऐसे किसी भी इस तल से काटना चाहें तो बराबर 2 बराबर भागों में काट सकते हैं, उसे हम कहते हैं रेखीय सममिति। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपका जो है नेक्स्ट हो जाएगा द्विपार्श्व सममित। जब शरीर को केवल एक सममित तल से काटा जा सकता है या 2 बराबर समान भागों में विभाजित किया जाता है, तो उसे हम द्विपार्श्व सममित कहते हैं। जंतुओं में आगे की दिशा में गति को आसान बनाती है ये। इसके अलावा उदाहरण हो जाएगा प्लैटिहेल्मिंथेस, ऑर्थोपोडा, एनेलिडा, ये हो जाएंगे इसके उदाहरण। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेटेरो रेडियल सममिति, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यह रेखीय सममिति का एक विशेष प्रकार है जहां शरीर 5 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है एकाइनोडर्मेटा में। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में अंतर, ये एक वेरी आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंतर की, तो प्रोटोजोआ एक कोशिकी होते हैं, मेटाजोआ बहुकोशिकी होते हैं। इनकी कोशिकाओं की संख्या एक ही कोशिका होती है, कई कोशिका मिलकर बनाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें संरचनात्मक संगठन की, तो कोशिका स्तर का संगठन होता है, उत्तक अंग संगठन होता है मेटाजोआ में। पोषण की विधि हो जाएगी आपके प्रोटोजोआ में सामान्य पोषण। इसके अलावा ये जो होते हैं आपके मेटाजोआ परपोषी होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें गति की, तो सीडियोसोलोमेटा, सीलिया और फेलिजिया द्वारा आपकी जो है प्रोटोजोआ में गति होती है। इसमें जो है आपकी मेटाजोआ में गति के लिए पेशियां, अन्य विशेष संरचनाओं का उपयोग किया जाता है। प्रजनन की अगर हम बात करें, जनन रिप्रोडक्शन की, तो अलैंगिक प्रजनन, इसके अलावा लैंगिक, दोनों प्रकार के जनन हो सकते हैं प्रोटोजोआ में। इसके अलावा मुख्य रूप से अलैंगिक जनन होता है मेटाजोआ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी परजीवी रूप, कई प्रोटोजोआ परजीवी होते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम मलेरिया का कारण होता है। कुछ मेटाजोआ परजीवी हो सकते हैं लेकिन अधिकांश स्वतंत्र होते हैं मेटाजोआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलोम क्या है, सिलोम इसके प्रकारों को समझाइए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि सिलोम क्या है, सिलोम के प्रकारों को समझाइए। तो सिलोम एक तरल से भरी एक शरीर गुहा है जो शरीर की भित्ति को और आंतों के बीच में स्थित होती है, यानी कि शरीर और आंत के यानी कि गट और बॉडी वेल के बीच में जो होती है, शरीर की भित्ति और आंत के बीच में स्थित जो तरल गुहा होती है, उसे हम कहते हैं सिलोम। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके प्रकारों की, तो पहला इसका प्रकार हो जाएगा एसिलोमेटा, बिना सिलोम वाला जीव। अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, इसमें शरीर के कोई गुहा नहीं होती है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो प्लैटिहेल्मिंथेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीडियोसोलोमेटा, तो यह छद्म सिलोम भी वाले होते हैं। इनमें गुहा तो होती है लेकिन असली सिलोम नहीं होती है, क्योंकि यह अपूर्ण सिलोम पाई जाती है इसमें। इसके अलावा अगर हम बात करें इसका एग्जाम्पल की, तो एस्केहेल्मिंथेस का एग्जाम्पल हो जाएगा सीडियोसोलोमेटा का। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी यूसिलोमेटा की, तो इसमें जो है पूरी तरह सिलोम विकसित होती है, इसलिए हम कहते हैं इसे यूसिलोमेटा। हमने ऊपर पहले बात की हुई है इसकी। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एनेलिडा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका भ्रूण विकास के चरणों को समझाइए। तो भ्रूण क्या होता है, भ्रूण विकास वह प्रक्रिया जिसमें निषेचन के बाद युग्मनज कई विभाजन के बाद और परिवर्तन होकर गुजरता है, एक पूर्ण रूप से भ्रूण का में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम बात करें भ्रूण विकास में निषेचन होता है, फिर उसके बाद विखंडन होता है, उसके बाद आपके ब्लास्टुलेशन होता है, ब्लास्टुलेशन के बाद आपका गैस्ट्रुलेशन होता है, गैस्ट्रुलेशन के बाद आपका अंग जनन होने लगते हैं। ये आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें आपका 7वां क्वेश्चन हो जाएगा, विभिन्न अकशेरुकी संघों की प्रमुख विशेषता को संक्षिप्त में समझाइए। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बहुत सारे अकशेरुकी संघ होते हैं। एक तो हो जाएगा आपका प्रोटोजोआ के अलावा आपका पोरीफेरा के अलावा आपका सिलेंट्रेटा के अलावा अगर हम बात करें टीनोफोरा के बाद अगर हम बात करें
प्लेंटिहेलमिंथेस। इसके अलावा अगर हम बात करें एस्केलेमिंथेस और एनिलिडा के अलावा अगर हम बात करें ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, इसके अलावा आपका हडमानिया। तो ये आपके अकशेरुकीय संघ होते हैं। तो ये 7वां प्रश्न जो है इतना बड़ा है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, पहला है आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक संघ है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि प्रोटोजोआ के लक्षण लिखिए, प्रोटोजोआ की विशेषता लिखिए। तो ये आप भी लिख सकते हैं कि एक कोशिकीय सूक्ष्मजीवी होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इसके अलावा उदाहरण लिख देंगे, इनकी गति कैसी होती है, तो सीलिया या फ्लैजिला का उपयोग करते हैं गति के लिए। अगर हम बात करें उदाहरण की, तो उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम ये हो जाएंगे। अगर हम बात करें आपके पोरीफेरा की, तो पोरीफेरा बहुकोशिकीय जीव होते हैं, शरीर छिद्र होते हैं, शरीर में छिद्र होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका सिलेंट्रेटा की, तो जलीय होते हैं, द्विस्तरीय होते हैं, जीव होते हैं। इसके अलावा बहुरूपता पाई जाती है, हाइड्रा और जेलीफिश इसका उदाहरण हो जाएगा। अगर हम बात करें टिनोफोरा की विशेषता और लक्षण की, और द्विस्तरीय जीव होते हैं, चमकीने की क्षमता पाई जाती है, शरीर पर चलने के लिए 8 कंतारें पाई जाती है सीलिया की। अगर हम बात करें उदाहरण की, तो टीनोप्लाना इसका उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका प्लेंटिहेलमिंथेस, त्रिस्तरीय होते हैं लेकिन एसिलोमेट होती है, शरीर जो है समतल होता है लेकिन पुनर्योजन की क्षमता पाई जाती है। कई परजीवी होते हैं, उदाहरण के लिए आपका लिवर फ्लूक जो कि फ्लेसियोला के लिए उत्तरदायी है। अगर हम बात करें आपका टर्फ वर्म, इसके लिए टीनिया के लिए उत्तरदायी है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका छठा संघ हो जाएगा एस्केलेमिंथेस, जिसे हम गोलगर्मी भी कहते हैं। इसमें छिद्र होते हैं, पृथक लिंग होता है, पूर्णतः पाचन तंत्र पाया जाता है। एस्केरिसिस इसका उदाहरण हो जाएगा, राउंड वर्म भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका 7वां एनेलिडा, जिसे हम क्रमिक समूह कहते हैं, यह खंडयुक्त वाला शरीर वाला होता है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, रीड हड्डी हीन लेकिन जटिल संरचना वाले जीव होते हैं। अर्थवर्म इसका हो जाएगा उदाहरण। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका ऑर्थोपोडा, इसका जो संयुक्त पैर वाले जीव होते हैं, सबसे बड़ा संघ होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें शरीर में जो है खंडयुक्त पैर होते हैं और काइटिन युक्त त्वचा होती है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्कॉर्पियन और स्पाइडर। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका 9वां हो जाएगा संघ मोलस्का, नर्म शरीर युक्त होते हैं, शरीर जो है खोल से ढका होता है। अगर हम बात करें आपके जो है उदाहरण हो जाएगा आपका ऑक्टोपस। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके एकाइनोडर्मेटा की, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जल संवहन तंत्र पाया जाता है, जो भोजन की गति और ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी पुनर्योजन क्षमता होती है इसमें। अगर हम बात करें आपके हेमिकोर्डेटा की, तो ये कोर्डेटा और अकशेरुकी के बीच में संक्रमण अवस्था है, दोनों के बीच की लिंक की कड़ी है। अगर आपसे पूछ ले कि कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा के बीच में संयोजक कड़ी कौन सी है, तो आपको लिखना होगा हेमिकोर्डेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका सेकेंड यूनिट की, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सेकेंड यूनिट है आपकी प्रमुख अकशेरुकी जीवों के अध्ययन कीजिए। तो क्वेश्चन हो जाएगा पैरामीशियम की संरचना और जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका पैरामीशियम की संरचना के बारे में बताना है और जीवन चक्र के बारे में बताना है। अगर हम बात करें संरचना और जीवन चक्र की, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक कोशिकीय जीव होता है, प्रोटोजोआ होता है, और जो कि मुख्यतः ताज़ा पानी में पाया जाता है। अगर हम बात करें संरचना की, तो आकार और रूपरेखा की अगर हम बात करें, अंडाकार होता है, अग्रभाग और पश्च भाग जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सीलिया होती है, शरीर को चलने के लिए सीलिया पाई जाती है। ओवरग्रू यानी कि जो है भोजन ग्रहण करने के लिए प्रवेश द्वार होता है इनमें। अगर हम बात करें आपके पेलिक्यूलस, तो इसमें पतली झिल्ली होती है जो कोशिका को संरचनात्मक स्थिरता प्रदान करती है। अगर हम बात करें न्यूक्लियाई की, तो 2 प्रकार के न्यूक्लियस इनमें पाए जाते हैं, मैक्रोन्यूक्लियस, इसके अलावा आपका माइक्रोन्यूक्लियस। तो इसमें शरीर के दैनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है माइक्रोन्यूक्लियस। अगर हम बात करें नेक्स्ट, अगर हम बात करें जीवन चक्र की, तो जीवन चक्र की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं असेक्सुअल प्रजनन। तो इसमें आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अगर हम बात करें संयुग्मन, तो इसमें आप यौन प्रजनन की प्रक्रिया होती है, 2 पेलिसिलियम मिलकर आपस में नए पेलिसिलियम का निर्माण करते हैं। प्रजनन की प्रक्रिया क्या होगी, पहले आपका पेयरिंग होगा, फिर उसके बाद आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान होगा, इसके बाद आपका पुनर्निर्माण होगा, यानी कि नए पैरामीशियम का निर्माण होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा साइकोन के जल परिसंचरण तंत्र को समझाइए, यानी कि साइकोन के कैनाल सिस्टम को आपको समझाना है। तो ये एक वेरी अहम क्वेश्चन हो जाता है कि साइकोन के कैनाल सिस्टम को समझाइए। तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अगर हम बात करें आपका परिसंचरण का महत्व क्या है, तो यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं साइकोन का जल परिसंचरण तंत्र की संरचना कैसी होती है। तो इसमें आपको ऑस्ट्रिया देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इनर कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। अगर हम बात करें आपका प्रोसोफाइल्स देखने को मिलता है, यहाँ पर रेडियल कैनाल देखने को मिलती है, एपोप्लाइस देखने को मिलती है। अगर हम बात करें आपका मुख्य गुहा भी देखने को मिलती है। इसके अलावा आपका ओस्ट्रियम देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका
तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा ओलोरेरिया की संरचना और जनन प्रक्रिया को समझाना है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मून जेलीफिश कहा जाता है ओलोरेरिया को। अगर हम बात करें आपका इसकी संरचना की तो बेल होती है इसमें, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगर हम बात करें इसमें ओरल आर्म्स होता है, इसके अलावा आपके टेटिकल सिस्टम होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तंत्रिका सिस्टम, प्रजनन तंत्र के बारे में लिख देंगे। अगर हम बात करें प्रजनन तंत्र की तो इसमें आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है जो कि 2 प्रकार का होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मेड्यूसा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेड्यूसा की सिस्टम क्या काम करता है, पॉलिप का सिस्टम कैसे काम करता है, पॉलिप और मेड्यूसा में अंतर भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पंज की विशेषता एवं उसके कार्यों को समझाइए, तो चौथा क्वेश्चन हो जाएगा आपका स्पंज के विशेषता और उसके कार्यों को विशेषता के बारे में बताइए। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं स्पंज की विशेषता बहुकोशिकीय लेकिन उत्तक स्तर का भाव होता है, असममिति लेकिन रेडियल सममिति पाई जाती है, शरीर में छिद्र होता है। इसके अलावा आपका प्रजनन तंत्र जल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपका कार्य की, स्पंज के क्या क्या कार्य हैं इसके बारे में आपको बताना है कि स्पंज के क्या कार्य हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जल निस्पंदन इसमें होता है, गैसीय विनिमय होता है, इसके अलावा आपका अस्पष्ट निष्कासन होता है। अगर हम बात करें आपके 5वें प्रश्न की तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 5वां प्रश्न है आपका सिलेंट्रेटा में बहुरूपता को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड और फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम बात करें आपके 3rd यूनिट, 4th यूनिट और 5th यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले समय में MGSU से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और आने वाले समय में वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक यू, जय हिंद।